ढाका में आयोजित 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में किस कंट्री ने मेडल टैली में टॉप किया है? तो ये कंट्री है हमारा प्यारा भारत। इंडिया ने टॉप किया है एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में रिकॉर्ड 10 मेडल के साथ। 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 जिसको आयोजित किया गया था बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में, वहां पे इंडिया की रैंक मेडल टैली में रही है फर्स्ट। इंडिया के टोटल मेडल्स रहे हैं 10, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 1 ब्रोंज है। इंडिविजुअल गोल्ड विनर्स की बात करें तो विमेंस रिकर्व गेम में अंकिता भड़कट ने जो है गोल्ड जीता है और मेंस रिकर्व में धीरज बोमा देवरा ने ये गोल्ड मेडल जीता है। ये इंडिविजुअल गोल्ड की बात हो गई। मैच की बात करें तो भकट मतलब अंकिता भकट जी जो कि विमेन रिकर्व में गोल्ड जीती हैं, इन्होंने कोरिया की नाम सुयान को हराया है और धीरज ने राहुल को हराया है, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल और जीता है। टीम गोल्ड्स की बात करें मतलब किन टीम्स ने गोल्ड मेडल जीता है तो विमेन रिकर्व टीम ने जीता है, विमेन टीम ने जीता है, कंपाउंड विमेन टीम ने जीता है और कंपाउंड मिक्स टीम ने जीता है। सिल्वर मेडल जीता गया है कंपाउंड मेंस टीम द्वारा और ब्रोंज मेडल जीता गया है विमेंस रिकर्व गेम जिसको जीता गया है संगीता जी द्वारा। तो संगीता जी को ब्रोंज मिला है, सिल्वर मेडल मिला है कंपाउंड मेंस टीम को। हिस्टोरिक अचीवमेंट की बात करें तो इंडिया ने साउथ कोरिया के 12 ईयर डोमिनेंस को तोड़ा है रिकर्व इवेंट्स में और फर्स्ट रैंक आई है। 16th फाइनेंस कमीशन जिसका कार्यकाल होगा 2026 से 2031 तक, इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी जो कि 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन होंगे और इसका जो टेन्योर होगा वो 2026 से 2031 तक का होगा। 17 नवंबर 2025 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपी गई है 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट। ये अवार्ड पीरियड कब से कब तक लागू किया जाएगा? 16th फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस हैं वो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू किए जाएंगे, इस बीच लागू किए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें तो आर्टिकल 280 जो है फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है या आर्टिकल है। चेयरमैन की बात करें तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी जो है ये चेयरमैन थे 16th फाइनेंस कमीशन के। मेंबर्स की बात करें तो एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडा, टी रविशंकर और डॉक्टर सौम्यकांति घोष, मतलब चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स होते हैं तो ये 4 मेंबर्स हैं डॉक्टर अरविंद पानगड़िया के अलावा। सेक्रेटरी की बात करें तो सेक्रेटरी रहे हैं ऋत्विक पांडे जी 16 फाइनेंस कमीशन के। रिपोर्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो वॉल्यूम 1 में रिकमेंडेशंस होती हैं और वॉल्यूम 2 में एनेक्सियर्स और डेटा होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा तो आर्टिकल 281 के तहत जो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट प्राप्त हुई है वो उसको टेबल करेंगे पार्लियामेंट में। रामोजी एक्सीलेंट अवार्ड 2025 कहां पे सम्मानित किया गया है तो ये हैदराबाद में सम्मानित किया गया है 17 नवंबर 2025 को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स। 17 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया है रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025। ये पहला संस्करण होगा, फर्स्ट या इनॉग्रल एडिशन होगा रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स का। कहां पे दिया गया है? हैदराबाद में दिया गया है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था रामोजी फाउंडेशन द्वारा और ये अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया है श्री रामोजी राव की मेमोरी में। चीफ गेस्ट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ गेस्ट थे, तेलंगाना के सीएम चीफ गेस्ट थे और आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं वो चीफ गेस्ट थे। टोटल अवार्डीज जो रहे हैं वो 7 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं किन किन को अवार्ड्स दिया गया है। यहाँ रामोजी अवार्ड्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म में अवार्ड गया है जयदीप हार्दिकर को। यूथ आइकन अवार्ड दिया गया है श्रीकांत बोल्ला को। प्रोफेसर सत्युपति प्रश्नश्री जी को अवार्ड दिया गया है एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर में। एक्सीलेंस इन रूरल डेवलपमेंट की कैटेगरी में अमला अशोक राजू को अवार्ड दिया गया है। एक्सीलेंस इन सर्विस टू मैनकाइंड की कैटेगरी में आकाश टंडन जी को अवार्ड दिया गया है। विमेन अचीवर अवार्ड में पल्लवी घोष जी को अवार्ड दिया गया है और ये इंपॉर्टेंट है एक्सीलेंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर माधवी लता गली जी को अवार्ड दिया गया है। थीम्स क्या क्या थी तो साइंस, इनोवेशन, नेशनल स्पिरिट, कल्चरल प्रिजर्वेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज थे और उनके अवार्डीज थे, ध्यान में रखिएगा। एक्विजिशन फाइनेंसिंग के लिए आरबीआई ने कितना बैंक एक्सपोजर प्रपोज किया है तो 10% तक का जो है बैंक का टियर 1 कैपिटल एक्सपोज किया जा सकता है एक्विजिशन फाइनेंसिंग के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है बैंक्स को अलाउ करने के लिए डोमेस्टिक और ओवरसीज कॉर्पोरेट एक्विजिशंस। इसके अंतर्गत जो है कितनी कैपिटल यूज की जाएगी तो टियर 1 की जो कैपिटल है उसका 10% ही यूज किया जा सकता है एक्विजिशन फाइनेंसिंग में। ठीक है, एक्विजिशन फाइनेंसिंग में 10% ही यूज किया जा सकता है। किस कैपिटल का तो टियर 1 कैपिटल का यूज किया जा सकता है। इसको लागू कब से किया जाएगा ये प्रपोजल को तो 1 अप्रैल 2026 से ये लागू किया जाएगा।
फिस्कल ईयर 25-26 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने कितना टारगेट किया है नेशनल हाईवे अवार्ड करने का या बनाने का? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने टारगेट किया है 10,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को अवार्ड करने का। साल 2025-2026 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने टारगेट किया है 10,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को अचीव करने का। ठीक है, अवार्ड ट्रेंड की बात करें प्रीवियस ईयर्स में, तो फिस्कल ईयर 2023 में 12,000 किलोमीटर का ये अवार्ड्स दिए गए थे, 2024 में 7,500 किलोमीटर के अवार्ड्स दिए गए थे और 2025 में 6,000 किलोमीटर के अवार्ड्स दिए गए थे। तो हल्का सा प्रीवियस ट्रेंड्स भी याद रखिएगा और इस साल का जो टारगेट है वो है 10,000 किलोमीटर्स का। बॉलीवुड के कौन से सुपरस्टार के नाम पर दुबई में एक कमर्शियल टावर लॉन्च किया गया है? तो ये बॉलीवुड स्टार है शाहरुख खान जी, जिनके नाम पे एक लैंडमार्क कमर्शियल टावर खोला गया है दुबई में। इस प्रोजेक्ट का नाम है शाहरुख बाय डेन्यूब। चंद्रयान 4 को इसरो ने कब लॉन्च करने के लिए प्लान किया है? तो साल 2028 तक इसरो ने प्लान किया है चंद्रयान 4 को लॉन्च कर दिया जाएगा। चंद्रयान 4 क्या है? तो ये इंडिया का पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा जिसको शेड्यूल किया गया है 2028 के लिए, जिसके अंतर्गत ये लूनर सॉइल और रॉक सैंपल्स को कलेक्ट करके वापस लाएगा। चंद्रयान 4 कलेक्ट और रिटर्न करेगा लूनर सॉइल एंड रॉक सैंपल्स और फिर फोर्थ नेशन हो जाएगा टू डू सो, मतलब चौथा नेशन हो जाएगा पूरी दुनिया में जो कि लूनर सॉइल और रॉक सैंपल्स को कलेक्ट करके रिटर्न ले आएगा। टेस्ट क्रिकेट में रविंद्र जडेजा जी ने कौन सा एक माइलस्टोन अचीव किया है? तो टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 300 से ज्यादा विकेट लिए हैं और टेस्ट क्रिकेट में ही 4,000 से ज्यादा रन बना के इन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया है रविंद्र जडेजा जी ने। रविंद्र जडेजा जी 4,000 रन और 300 से ज्यादा विकेट लेकर टेस्ट क्रिकेट में चौथे क्रिकेटर बने हैं इस माइलस्टोन को अचीव करने वाले। इन्होंने ये माइलस्टोन है ये अचीव किया है 15 नवंबर 2025 को ईडन गार्डन्स कोलकाता में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 4,000 से ज्यादा रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में और 300 से ज्यादा विकेट लिए हैं। मैचेस प्लेड जो है टोटल 88 मैचेस लिए हैं और टोटल रन जो इनके हो गए हैं 4,000 रन हो गए हैं। टोटल विकेट्स हैं इनके 338। फोर्थ ये क्रिकेटर बने हैं इन हिस्ट्री टू अचीव दिस माइलस्टोन और सेकंड इंडियन बने हैं टू अचीव दिस माइलस्टोन। ठीक है, सेकंड फास्टेस्ट ग्लोबली आफ्टर आयन बॉथम। ठीक है, इन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था साल 2009 में श्रीलंका के खिलाफ। ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर रहे हैं ये। सन्स ऑफ द सॉइल अवार्ड्स कब इंस्टीट्यूट किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था? तो साल 2016 में सन्स ऑफ द सॉइल अवार्ड्स स्थापित किया गया था। और इसमें क्या होता है? इसमें आसाम के जो एक्सीलेंट लोग हैं उनको ऑनर किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। और इस बार 5th बाइनियल सन्स ऑफ द सॉइल अवार्ड को आयोजित किया गया था। केयर लुइड द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था 5th बाइनियल सन्स ऑफ द सॉइल अवार्ड्स 2025 और इसको प्रेजेंट किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा। ब्लैडर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट लीड कर रहा है? ब्लैडर एडजुवेंट रेडियोथेरेपी ट्रायल। तो ये इंस्टीट्यूट है टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई, जहां पे लीड किया जा रहा है ब्लैडर एडजुवेंट रेडियोथेरेपी ट्रायल ब्लैडर कैंसर को ट्रीट करने के लिए। नवंबर 2025 में 10 नई अमृत फार्मेसीज किसने इनॉग्रेट की है? तो 10 न्यू अमृत फार्मेसीज और इनॉग्रेट की गई है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी द्वारा। अमृत जिसका फुल फॉर्म होता है अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट, इसकी 10 नई फार्मेसीज को लॉन्च किया गया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी द्वारा। अमृत की शुरुआत की गई थी साल 2015 में। नए कहाँ पे आउटलेट्स खोले गए हैं तो देख लेते हैं जल्दी से। पीजीआई चंडीगढ़ खोला गया है, जीएमसीएच यूनिट जम्मू वहाँ पे खोला गया है, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जम्मू में, डेंटल हॉस्पिटल श्रीनगर त्रिवेंद्रम में खोला गया है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में खोला गया है, एम्स गोरखपुर में, आईआईटी जोधपुर में और एम्स कल्याणी में। अमृत की जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है एचएचएल लाइफ केयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। एयरफोर्स की एक्सरसाइज गरुड़ 25 को कहां पे आयोजित किया गया है? तो मोंट डे मार्सन एयरबेस फ्रांस में आयोजित की जा रही है एक्सरसाइज गरुड़ 2025 और ये 8वां संस्करण होगा। ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच आयोजित की जाती है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 में कंट्री ऑफ फोकस, पार्टनर कंट्री और स्पॉटलाइट कंट्री कौन कौन बनी है? तो कंट्री ऑफ फोकस है जापान, पार्टनर कंट्री है स्पेन और स्पॉटलाइट कंट्री बनी है ऑस्ट्रेलिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का
56th एडिशन आयोजित किया जा रहा है गोवा में 20 से 28 नवंबर 2025 में। इसकी शुरुआत की गई थी 1952 में और पहली बार आयोजित किया गया था मुंबई में, पर 2004 से ये गोवा में आयोजित किया जा रहा है। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा द्वारा। कंट्री ऑफ फोकस हमने देखा जापान है, पार्टनर कंट्री है स्पेन और स्पॉटलाइट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। टोटल फिल्म जो है वो 240 प्लस है। ओपनिंग फिल्म की बात करें तो ब्राजीलियन फिल्म है द ब्लू ट्रेल, जिसको डायरेक्ट किया गया है गैब्रियल मैस्करो द्वारा। ये ओपनिंग फिल्म थी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। इंडियन पैनोरामा की बात करें तो 25 फीचर फिल्म्स को फीचर किया गया है। ओपनिंग फीचर फिल्म इंडियन पैनोरामा में देखें तो ये थी तमिल फिल्म आमरन, और ओपनिंग नॉन फीचर जो फिल्म रही है वो रही है काकोरी। तो यहाँ पे बहुत ढेर सारी कैटेगरीज हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। की सेगमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंटेज होगा एक सेगमेंट, फ्रॉम द फेस्टिवल्स होगा, मैकबर ड्रीम्स होगा, यूनिसेफ सिनेमा, रिस्टोर्ड क्लासिक्स, एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स, बेस्ट डेब्यू फीचर, आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है क्योंकि बहुत ज़्यादा सरकार जो है इसको फीचर कर रही है, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। गुजरात के किस जिले से अंबाजी मार्बल को सोर्स किया जाता है? तो गुजरात के बनसकंठा जिले से अंबाजी मार्बल को सोर्स किया जाता है, जिसको हाल में ही जीआई टैग मिला है। अंबाजी मार्बल की बात करें तो इसको दिलवारा जैन टेम्पल में भी यूज़ किया गया था, और जो अभी अयोध्या में राम जी का मंदिर बना था, राम टेम्पल, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया गया है। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए किस रीजनल ब्लॉक ने अप्रूव किया है वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम? तो ये किया गया है अप्रूव गल्फ कॉपरेशन काउंसिल द्वारा। क्या सिस्टम का नाम है? वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम। इससे क्या होगा? क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो है वो सिंप्लीफाई होगा। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ने लॉन्च किया है या अप्रूव किया है वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम, जिससे क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल जो है सिंप्लीफाई होगा। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स है सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1981 में। मेंबर कंट्रीज की बात करें तो मेंबर कंट्रीज है बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। किस फॉरेस्ट को हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है झारखंड को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करने के लिए? तो ये फॉरेस्ट है सरंदा फॉरेस्ट, जो कि झारखंड में है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है झारखंड सरकार को कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको घोषित की जाए। राउलेन फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का जिला है किन्नौर जिला, जहां पे राउलेन फेस्टिवल को आयोजित किया जाता है, और ये फेयरवेल करता है साउनी फेरीज को। यहाँ पे साउनी फेरीज और नागिन नारायण जैसी डीटीज को पूजा जाता है, और जो वेन्यू होता है सेंट्रल रिचुअल का वो होता है नागिन नारायण टेम्पल।